सो है मैंने आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं यूपी पुलिस का टॉप 20 जीके जीएस का एमसीक्यू लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जीके जीएस है जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये टोटली जो जितने भी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, ये आपके टोटली एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं इतना ज्यादा की हूँ कि मैं चीजों को हाईलाइट करके विद पिक्चर के साथ, ताकि आपकी चीजें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्लियर आउट हो सके। तो इसलिए मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे नया वेद जो है वो कौन सा है। तो सभी को पता होगा कि सबसे प्राचीन वेद जो है वो तो ऋग्वेद है, ठीक है। तो अगर प्राचीन वेद की बात करें तो वो ऋग्वेद है, लेकिन सबसे नया वेद कौन सा है ये बहुत लोगों को नहीं पता है। तो बताइए कि सबसे नया वेद जो है वो कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या ऑप्शन डी सामवेद। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अथर्ववेद जो है सबसे नवीनतम जो वेद है वो अथर्ववेद है, ठीक है। तो नवीनतम जो वेद है वो अथर्ववेद है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नवीनतम, सबसे नवीनतम जो है वो आपका अथर्ववेद है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप अथर्ववेद के बारे में जो है दो चीज आप याद रखिएगा। तो अथर्ववेद में जो है वो टोटल जो है 20 कांड, 730 सूक्त और 6000 मंत्र जो होने का प्रमाण मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। अथर्ववेद में जो है वो 20 कांड, ये आपको ध्यान रखना है कि अथर्ववेद में जो है वो 20 कांड, क्योंकि इसमें पूछता है कि जो है कि 20 कांड जो है वो किसमें हो सकते हैं या अथर्ववेद में कितने कांड है, ऐसे पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात करें 730 जो है इसका सूक्त है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 730 जो है वो सूक्त है। और कितने मंत्र है तो 6000 मंत्र जो है वो अथर्ववेद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 6000 मंत्र जो है वो अथर्ववेद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जितने फैक्ट है ये सारे आपके अथर्ववेद के फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि मानव शरीर में रासायनिक कारखाना किस अंग को कहा जाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी पेट या ऑप्शन डी यकृत। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यकृत को जो है वो रासायनिक कारखाना कहा गया है। और आपको ये जरूर पता होगा कि जो आपके शरीर में जो है 500 से ज्यादा रासायनिक कार्य जो करता है वो आपके लीवर करते हैं, तो इसीलिए इसे जो है रासायनिक कारखाना कहा गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो यकृत को रासायनिक कारखाना क्यों कहा गया, क्योंकि ये आपके शरीर में 500 से ज्यादा रासायनिक कार्य करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखिएगा कि 500 से ज्यादा जो कार्य करता है, रासायनिक कार्य जो करता है वो यकृत करता है, इसीलिए इसे रासायनिक कारखाना कहा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस वर्ष फुटबॉल का पहला विश्व कप जो है वो खेला गया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1955 में या ऑप्शन डी 1940 में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1930 में जो है वो पहला जो है फुटबॉल विश्व कप फुटबॉल जो खेला गया था वो 1930 में खेला गया था। और सबसे पहले कहाँ खेला गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि 1930 में जो है वो सबसे पहले कहाँ खेला गया था, तो उरुग्वे में खेला गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उरुग्वे में जो है वो खेला गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला फुटबॉल का पहला विश्व कप जो खेला गया था वो उरुग्वे में खेला गया था। और कब खेला गया था, तो 1930 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार जो है वो कौन है। तो आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो है ये मधुबनी कलाकार है, यानी कि मधुबनी पेंटिंग जो है, इस तरह की पेंटिंग जो होती है वो मधुबनी पेंटिंग होती है। तो भारत रत्न जीतने वाली जो है वो प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शशिकला देवी, ऑप्शन बी सीता देवी, ऑप्शन सी महासुंदरी देवी या ऑप्शन डी गंगा देवी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सीता देवी, यानी कि बिहार रत्न जीतने वाली जो प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार थी वो सीता देवी थी। और इन्होंने कब जीता था, तो ये आपको डेट भी याद रखना है। तो डेट आपके है 1981 में जो है इन्होंने जीता था।
सही 1984 में इन्होंने जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1984 में जो है वो प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार जो जीतने वाली सीता देवी थी, उन्होंने ही 1984 में जीता था, तो ये भी आप डेट याद रखिएगा 1984। और बिहार रत्न जीतने वाली कौन थी, तो वो सीता देवी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी नागरिक के साथ जो भेदभाव से संबंधित है वो कौन सा अनुच्छेद है, तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 15 जो है वो भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित जो है वो आपके अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 11 की अगर बात करें गाइस, तो अनुच्छेद 11 में है कि जैसे कि संसद को जो है नागरिकता से संबंधित कोई भी जो प्रावधान करने का अधिकार है वो अनुच्छेद 11 के तहत है। नागरिकता से संबंधित, संसद को नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान को जो करना है वो अनुच्छेद 11 के तहत वो कर सकता है। इसका ये होगा अनुच्छेद 11। आर्टिकल 19 के अनुसार ये कहता है कि मतलब कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है या प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह आर्टिकल 19 के तहत है, ये भी आपको ध्यान रखना। अनुच्छेद 13 कहता है इसकी कानून कोई भी कानून ऐसा बनता है जो मौलिक अधिकार के साथ हस्तक्षेप करता है, तो उसे जो है वो कानून की उल्लंघन की सीमा तक मतलब शून्य हो जाएगा। तो अनुच्छेद 13 आपसे ये कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्न में से गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो किस वेद में है, तो आपके ऑप्शन है यजुर्वेद में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में या ऑप्शन डी अथर्ववेद में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में जो है वो गायत्री मंत्र का जो है वो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऋग्वेद में है जो वो किस मंडल में किया गया है गायत्री मंत्र का उल्लेख, तो तीसरे मंडल में जो है इसका उल्लेख किया गया है गायत्री मंडल का, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये भी याद रखना है कि गायत्री मंडल का जो समर्पित है, जो मंत्र जो समर्पित है वो किसको समर्पित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो समर्पित है गाइस, ये आपको ये भी याद रखना है, ये जो समर्पित है सूर्य देव को। ठीक है, तो सूर्य देव को जो है वो गायत्री मंत्र समर्पित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और किस मंडल में है, तो याद रखिएगा कि तीसरे मंडल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सबसे प्राचीन वेद भी जो है हमारा ऋग्वेद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 1 मई 1937 को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1957 को या ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1938 को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 24 जनवरी 1950 को जो है वो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। अगर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा शहर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है वो प्रयागराज है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रयागराज जो है वो सबसे बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट। और ये तो सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो वो आपका लखनऊ है। ये भी ध्यान रखिएगा कि लखनऊ जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी सबसे अधिक होता है, तो विटामिन सी सबसे अधिक किस में होता है जो निम्नलिखित में से आपको दिया गया है, तो आपके ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी सोया मिल्क या ऑप्शन डी आंवला। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंवला में जो है विटामिन सी सबसे अधिक होता है। अगर बात करें सोया मिल्क में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए और विटामिन बी दोनों होता है सोया मिल्क में। गाजर में अगर सबसे ज्यादा, तो गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। अगर सेब की बात करें तो सेब में भी विटामिन सी होता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर बात करें तो वो आंवला में होता है। यानी कि सेब में तो भी विटामिन सी होता है, बट सबसे ज्यादा जो विटामिन सी होता है वो आंवला में होता है, यानी सेब से भी ज्यादा जो है वो आंवला में है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा किस में है, तो आंवला में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि विटामिन सी का जो है वो रासायनिक नाम कौन सा होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो विटामिन सी का रासायनिक नेम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि रासायनिक नेम से रिलेटेड जो है वो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नेम है। विटामिन बी का जो है वो थायमीन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत जो है वो नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी ढोला मारू, ऑप्शन सी बिरहा या ऑप्शन डी कजरी। तो गाइस ये भी जो है रसिया जो है ये आपके उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। बिरहा जो है ये भी आपके उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। कजरी जो है ये भी आपका लोकगीत है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कजरी जो है वो पूछता है बहुत बार एग्जाम में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ढोला मारोगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। लेकिन अगर पूछ दे कि ढोला मारू जो है वो किस राज्य का लोकगीत है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान का, राजस्थान का जो है ये लोकगीत जो है वो ढोला मारू है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे प्रसिद्ध है ये, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि राजस्थान का लोकगीत जो है वो ढोला मारू है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो किस नदी से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिसौरी से, ऑप्शन बी अमेजन से, ऑप्शन सी सेंट लॉरेंस से या ऑप्शन डी जेम्बेजी से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जेम्बेजी नदी पर जो है वो हमारा विक्टोरिया जलप्रपात है, ये ध्यान रखिएगा। और जेम्बेजी नदी अगर आपसे पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका में जो है ये हमारा जिम्बेजी नदी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछ सकता है कि जिम्बेजी नदी जो है वो कहाँ है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में जो है ये हमारा जिम्बेजी नदी है। और अगर विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में 2 पॉइंट याद रखिएगा। विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपातों में से एक है, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि इसकी चौड़ाई जो है वो कितना है, तो विक्टोरिया जलप्रपात की अगर चौड़ाई पूछे तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विक्टोरिया जलप्रपात की चौड़ाई के बारे में अगर पूछे तो 1708 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1708 मीटर जो इसकी चौड़ाई है वो विक्टोरिया जलप्रपात की चौड़ाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये याद रखिएगा कि 1989 में जो है विक्टोरिया जलप्रपात को जो है वो विश्व धरोहर के स्थल के रूप में अंकित किया गया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 1989 में जो है 1989 में विश्व धरोहर में जो है इसे शामिल किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा 1989 में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विक्टोरिया जलप्रपात को जो है वो विश्व धरोहर स्थल में जो है वो कब शामिल किया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि विश्व धरोहर स्थल में जो शामिल किया गया 1989 में, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसकी जो चौड़ाई अगर पूछे तो 1708 मीटर जो है वो विक्टोरिया जलप्रपात की चौड़ाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि पाचक एंजाइम जो है वो कौन सा नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गैस्ट्रीन, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सी या ऑप्शन डी पेप्सिन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गैस्ट्रीन जो है वो आपका एक पाचक एंजाइम नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शारदा नहर, ऑप्शन बी ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन सी निचली गंगा नहर या ऑप्शन डी आगरा नहर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शारदा नहर जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। और अगर पूछे कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुल लंबाई जो शारदा नहर की है वो कितनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। कुल लंबाई जो है वो शारदा नहर की है वो है 350 मीटर, ठीक है। तो शारदा नहर की जो कुल लंबाई है वो 350 मीटर है। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि शारदा नहर की जो है वो कुल लंबाई 350 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था जो है वो अपनाई गई है। तो शासन व्यवस्था जो अपनाई गई है वो भारत में किस प्रकार की है। तो आपके ऑप्शन है ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली, ऑप्शन बी अमेरिकी अध्यात्मक प्रणाली, ऑप्शन सी सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली, या ऑप्शन डी फ्रांसीसी अध्यात्मक प्रणाली। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है वो ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली जो है वो अपनाई गई है। तो आपके ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो है वो कब लागू हुई। तो बताइए कि किसान बही योजना जो है वो उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई। तो आपके ऑप्शन है वर्ष 1992 में, यानी कि 1992 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2002 में, ऑप्शन सी वर्ष 1972 में, या ऑप्शन डी वर्ष 1982। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1992 में जो है वो उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था किसान बही योजना। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसमें ये होता है किसान बही योजना में कि इसमें जो है वो आपको वितरण दी जाती है, जिसमें आप कितने योग्य भूमि है, आप कितने भी अपनी जो है वो फसल करते हैं, ये सब जो है इसी वजह से इन्हें वितरण दी जाती है। किसान बही योजना लागू किया गया था और ये जो है उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था 1992 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय संगीत जो है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो शास्त्रीय संगीत जो है वो कहाँ से लिया गया। तो आपके ऑप्शन है यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, या ऑप्शन डी सामवेद। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। शास्त्रीय संगीत जो लिया गया है वो सामवेद से लिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि सामवेद में जो है संगीत के बारे में जो है वो गहराई से चर्चा की गई है सामवेद में। इसलिए आप ये भी ध्यान रखिएगा कि शास्त्रीय संगीत जो है वो सामवेद से लिया गया। इस तरीके से आप याद रखिए। और अगर आपसे पूछे कि भारत में जो है वो शास्त्रीय संगीत की कितनी प्रणालियां, तो ध्यान रखिएगा कि टोटल जो है वो 2 प्रणालियां। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2 प्रणालियां जो है वो शास्त्रीय संगीत की है। पहला आपको ये याद रखना है कि हिंदुस्तानी और दूसरा कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होना कौन सी प्रक्रिया है। यानी कि कोई भी पदार्थ जो है वो तरल है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में है, तो उसमें अगर उसे गैस में परिवर्तन होगा तो वो कौन सी प्रक्रिया होगा, ये ध्यान रखना है। तो आपके ऑप्शन है घनीकरण, ऑप्शन बी निस्तरण, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, या ऑप्शन डी अवक्षेपण। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वाष्पीकरण। अगर गैस में मतलब कि परिवर्तन होना जो है वो कौन सी प्रक्रिया है, तो वाष्पीकरण है। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, जो वाष्प होता है, जब भी आप कोई भी चीज आप बॉईल करने के लिए रखते हैं तो जो उसमें से जो वो भाप की तरह निकलता है वही होता है हमारा वाष्पीकरण, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब आप उसे गैस में परिवर्तन करेंगे तो उसकी जो प्रक्रिया होगी वो वाष्पीकरण होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि प्रथम वन्य जीव विहार जो है वो कौन सा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आपके ऑप्शन है कतर कन्या घाटी, ऑप्शन बी नवाबगंज, ऑप्शन सी चंद्रप्रभा, या ऑप्शन डी कैमूर वन्य जीव। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रप्रभा वन्य जीव जो है वो प्रथम वन्य जीव है, और इसके स्थापित जो हुआ था वो कब हुआ था, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। तो 1958 में, ये भी ध्यान रखना है कि 1958 में जो है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की जो है वो स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, 58 आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, आपको ये भी ध्यान रखना है। और सबसे पुराना जो अगर वन्य जीव विहार के बारे में पूछे तो हमारा जीव कार्बोनेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है सोनभद्र, ऑप्शन बी जालौन, ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी, या ऑप्शन डी हरदोई। ऐसे जब हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात किए थे तो वहां पे हम आपको बोलते कि सबसे बड़ा जो है उसका जिला जो है वो आप ध्यान रखिएगा कि प्रयागराज है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है,
तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये है आपका लखीमपुर खीरी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। और ये कितने में बसा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 7,680 7,680 जो है स्क्वायर किलोमीटर में जो है ये आपका जो है वो बसा हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 7,680 स्क्वायर किलोमीटर में आपका लखीमपुर खीरी जो है वो बसा हुआ है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, किस अधिनियम के तहत, ये बताइए। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1858 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन बी है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन सी है आपके 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या ऑप्शन डी है आपके 1853 का चार्टर अधिनियम। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें बहुत सारी कमियां थी, उसी कमियों को दूर करने के लिए जो है वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। और इसी पिट्स इंडिया एक्ट में जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी जो थी वो कहाँ थी। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी जो है वो कहाँ थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी पुरंदर, या ऑप्शन डी कारवार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी जो थी वो रायगढ़ थी। और इसमें एक प्रश्न ये भी याद रखिएगा कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक भी रायगढ़ में ही हुआ था। तो ये दो पॉइंट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ ये भी आपके रायगढ़ में हुआ, और शिवाजी की जो राजधानी थी, साम्राज्य की राजधानी, ये भी आपका रायगढ़ था। तो दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो होपफुली गाइज आप लोगों को ये सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है ये प्रश्न कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।